हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आप सबको पता है कि भर्ती तो अब आनी ही है और उसकी खबर भी आपने लगभग 2-3 दिन पहले देख ली कि भर्ती बोर्ड जनवरी के आसपास, जो संभवतः फरवरी भी हो सकता है, उसमें आपके फॉर्म्स को ऑनलाइन करा देगा। ऐसी स्थिति में जब आपके फॉर्म ऑनलाइन बहुत जल्दी हो जाएंगे, आने वाले 1-2 महीने में, 2-2.5 महीने में आपके फॉर्म आ जाएंगे और लगभग अगर एक औसतन समय देखा जाए तो लगभग 6 महीने का समय आपके पास है तैयारी करने का। तो ऐसे में जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और भी चीज़ें आपको मतलब फेस करनी पड़ रही हैं, कंपटीशन बहुत हाई फेस करना पड़ रहा है, और ऐसे में अगर आपको एक अवसर मिल रहा है तो उस अवसर का पूरा फायदा उठाते हुए अपने लिए एक पोस्ट को सिक्योर करने के लिए आपको खाली पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है, आपको पूरी चीज़ों को समझना भी ज़रूरी है। सबसे पहले जब भी कोई एग्ज़ाम आता है, बच्चा सीधा कोचिंग लगाता है और पढ़ना शुरू कर देता है। ना तो उसको ये पता होता कि सिलेबस क्या है, ना उसको ये पता होता कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे गए थे, कहाँ से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और उनका लेवल क्या था, और हमको किन टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम मार्क्स गेन कर पाएं। तो इसी श्रेणी में आज मैं पहली वीडियो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए अपलोड कर रहा हूं। वो वीडियो है आपकी हिंदी की, जिसमें हिंदी से संबंधित हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए थे आपके, उसमें कहां से कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, पूरा एनालिसिस लेंगे। पेपर का लेवल भी मैं आपको बताऊंगा और कहां पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, इस चीज को भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। टेलीग्राम जो है ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि मैं वहां पर पीडीएफ जो क्वेश्चन वगैरह करवाऊंगा आपको डिजिटल स्क्रीन पर, वो वहां पर डालता रहता हूं। कोई इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगी तो वो भी टेलीग्राम पर डालता रहता हूं, ठीक है। और आपकी पढ़ाई भी मैं 1-2 दिन में क्लासेस आपकी हिंदी की और जीएस की क्रमवार तरीके से निःशुल्क रूप से आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी। तो यदि आप सिलेक्शन चाहते हैं तो राम जी की पाठशाला को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, जिन जिन लोगों ने यूपीएसआई में भी लाभ लिया था और ढंग से राम जी की पाठशाला की रणनीति और आपकी स्ट्रेटजी को फॉलो किया, उनको निश्चित रूप से लाभ हुआ। यदि आप भी ढंग से करेंगे तो आपको भी निश्चित रूप से लाभ होगा। सबसे पहले हमको अपने एग्जाम का पैटर्न समझ लेना जरूरी है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहले भी एग्जाम दिया होगा और बहुत सारे नए लोग ऐसे होंगे जो पहली बार एग्जाम में बैठ रहे होंगे। तो उनके लिए मैं बता देता हूं कि अभी तक पिछले सालों में जो एक एग्जाम का पैटर्न था वो इस प्रकार था कि आपके पेपर में 150 प्रश्न पूछे जा रहे थे और 150 प्रश्नों का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, उनका विभाजन है, वो मूलतः 4 विषयों में किया गया था। पहला विषय था आपका हिंदी, दूसरा विषय था आपका सामान्य अध्ययन या ज्ञान, जिसको जीएस या जीके के नाम से जानते हैं। तीसरा आपका वर्गीकरण था गणित का, जिसको संख्यात्मक योग्यता के नाम से भी, अभियोग्यता के नाम से जाना जाता है। और चौथा है आपका तार्किक एवं मानसिक आपकी क्षमता को जांचना, यानी कि रीजनिंग। अगर इनके प्रश्नों का विभाजन पूरा देखा जाए तो औसतन हर शिफ्ट में जो पहले एग्जाम हुए हैं, हिंदी से 37 प्रश्न पूछे गए हैं, जीएस और जीके से 38 प्रश्न पूछे गए हैं, गणित से 19 प्रश्न पूछे गए हैं और रीजनिंग से सभी प्रकार की तार्किक क्षमता एवं बुद्धि कौशल को परखने वाले प्रश्नों को यदि जोड़ दिया जाए तो वहां से 56 प्रश्न है। यदि आप इन 37, 38, 19 और 56 प्रश्नों का योग करेंगे तो आपको 150 संख्या प्राप्त होगी। तो 150 प्रश्नों का विभाजन आपके सामने इस प्रकार है। अब ये देखना है कि एक प्रश्न कितने नंबर का था, क्या नेगेटिव मार्किंग थी, अगर थी तो वह किस प्रकार थी। तो यहां पर देखिए आप, एक प्रश्न जो था वो आपका 2 अंक का था। तो इस अनुसार, क्योंकि 150 प्रश्न है, तो इस अनुसार आपकी जो पूरी परीक्षा का पूर्णांक हुआ, टोटल मार्क्स हुए, वो 300 अंक हो गए, 300 मार्क्स हो गए। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल थी, जो 0.25 थी, या जिसको आप 1/4 कह सकते हैं। 1/4, यदि 1 अंक का आपका प्रश्न है और वहां पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि जब आप गड़बड़ करेंगे तो आपका 1/4 अंक यानी कि 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। परंतु जब आपका प्रश्न 2 अंक का हो तो आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/4 के हिसाब से आधा अंक बनती है। यह बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। यदि आप एक प्रश्न सही करेंगे तो आपको 2 अंक मिलेंगे और यदि आप एक प्रश्न गलत करेंगे तो आपका आधा अंक घटा लिया जाएगा। यह नेगेटिव मार्किंग की बात है।
ये पूरा का पूरा चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत शानदार चीज़ें आपको बताने वाला हूं मैं, आप बस ध्यान से सुनते जाइए। अब सबसे पहले हम एक एक सब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं और एग्जाम एनालिसिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एग्जाम एनालिसिस कर रहे हैं, जिससे आपको सारा दाल दलिया सब समझ में आ जाए। बात समझते हैं सिलेबस की। देखो, बहुत सारे यूपी के एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिनमें सिलेबस को बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया जाता है, बताया जाता है, परंतु बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं केवल उसमें लिख दिया जाता है हिंदी एवं सामान्य बुद्धि कौशल, बुद्धि जो बोध क्षमता है ये लिख दिया जाता है, वहां पर सिलेबस डिफाइन नहीं होता। ऐसा काम यूपी SSC बहुत ज्यादा करती है, पर यूपी पुलिस कांस्टेबल के मामले में ये सिलेबस बताया भी जाता है, परंतु कई बार बच्चों को वो चीज ठीक से समझ में नहीं आती है। अब मैं आपको बताता हूं, सिलेबस में यदि हम बात करें हिंदी के सिलेबस की, अगर मूल सिलेबस की पाठ्यक्रम की बात करें तो इसमें आपका वर्णमाला आ जाता है, विराम चिन्ह आ जाता है, संज्ञा, सर्वनाम का लिंग, वचन, कारक, ठीक है। उसके बाद आपका यहां पे लिखा हुआ है, देखो, काल आ जाता है। उसके बाद क्रिया विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, अव्यय, वाच्य, शब्द रचना, रस, छंद, अलंकार, तत्सम, तद्भव, विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थी, समश्रुत, भिन्नार्थक, मुहावरे, कहावत, साहित्य, गद्यांश, ठीक है। और उसके बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द, अशुद्ध वाक्य। मेरे पास थोड़ा स्थान का अभाव था, इसलिए कहीं कहीं क्रम बिगड़ा हुआ है। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस आपका है, जो आप मेरे सामने ये लिखा देख रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने पूरे के पूरे आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस करने के बाद, देखने के बाद कि कहां से कितने प्रश्न आ रहे हैं और क्या सिलेबस है, वो यहां पर रखा है। जैसे कोई कोई टॉपिक ऐसा है जिससे प्रश्न पूछा ही नहीं गया है, मैंने उसको भी यहां पर आपकी जानकारी के लिए रख दिया है। जैसे आपका क्रिया विशेषण, ठीक है, और जैसे आपका शब्द रचना, यानी शब्द उत्पत्ति के आधार पर होते हैं, ठीक है, इस तरह से बनावट के आधार पर होते हैं, ये शब्द रचनाओं में पूरा आता है। तो हर एक टॉपिक को मैंने आपके लिए यहां पर लिखा है। सबसे पहले अगर बात करें, औसतन हम बात करेंगे, अगर आप इन सब का योग करके देखना चाहेंगे तो संभवतः आपको 37 प्रश्न की संख्या प्राप्त हो जाए, पर एक दो प्रश्न ऊपर नीचे ये संख्या के योग में हो सकता है, क्योंकि ये एक एनालिसिस है, सटीक आंकड़ा बिल्कुल भी नहीं है। एक दो प्रश्न का कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, पर आपको मोटा मोटा जानकारी यहां से प्राप्त हो जाएगा, ऐसा मेरा दावा है। अगर हम वर्णमाला से बात करें, है ना, वर्ण विचार से बात करें, तो 2 प्रश्न हर एक पाली में पूछे गए थे, ठीक है। लेवल की बात बाद में करेंगे, ठीक है, या लेवल की बात भी साथ साथ कर लेते हैं। और इसका जो लेवल था, स्तर था प्रश्नों का, वो ना तो हार्ड था बहुत ज्यादा, ना सामान्य था। अगर आपने चीजों को ढंग से पढ़ रखा है तभी आप प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। विराम चिन्ह से एक प्रश्न था, संज्ञा से किसी किसी शिफ्ट में कोई भी प्रश्न देखने के लिए नहीं मिला और किसी की शिफ्ट में एक प्रश्न देखने के लिए मिला, परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि आगामी परीक्षा में आपको संज्ञा से यानी कि नाउन से प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेंगे। सर्वनाम से भी एक प्रश्न आया था, और सर्वनाम से जो प्रश्न आए थे वो ऐसा नहीं था कि सीधे सीधे प्रश्न थे, वो अगर आपने टॉपिक को क्लियर अच्छे से कर रखा है तभी आप उन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते थे। लिंग से कहीं कहीं एक प्रश्न आया है किसी की शिफ्ट में, और किसी की शिफ्ट में 2 प्रश्न भी देखे गए हैं लिंग से, ठीक है। कारक से एक प्रश्न हमको देखने के लिए मिला, है ना, और आपके वचन से एक प्रश्न देखने के लिए मिला, और कारक से भी हमको 1 से 2 प्रश्न यहां पर देखने के लिए मिले। काल से हर शिफ्ट में एक प्रश्न आ रहा था, ठीक है। अशुद्ध वाक्य जो आपको छांटना था, शुद्ध से अशुद्ध, अशुद्ध से शुद्ध, ये क्रम कुछ भी हो सकता था, परंतु एक प्रश्न। वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है कि जिसके माता पिता ना हो यानी कि अनाथ, जो सब कुछ जानता हो यानी कि सर्वज्ञ, जिसके पति ना हो यानी कि विधवा। तो इस तरह से सब चीजें हैं, ये एक प्रश्न आपका था ही। क्रिया से भी आपका एक प्रश्न था, विशेषण से भी आपका एक प्रश्न था। क्रिया विशेषण से आपका कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया किसी भी शिफ्ट में, परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि आपका प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, आपको ये चीज भी ध्यान में रखनी है। उपसर्ग से बस एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, नहीं तो नीलबटा सन्नाटा ही था पूरा का पूरा। प्रत्यय से 1 से 2 प्रश्न पूछे गए थे, परंतु मैं यहां पर सामान्य बात की जाए तो एक प्रश्न प्रत्यय से आ रहा था। संधि से निश्चित रूप से एक प्रश्न, समास से निश्चित रूप से एक प्रश्न, अव्यय से निश्चित रूप से एक प्रश्न।
अव्यय क्या होता है? अव्यय आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, अविकारी शब्द होते हैं, यानी कि ऐसे शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, कारक, क्रिया इत्यादि किसी का भी कोई प्रभाव नहीं होता है और वो जू के तू बने रहते हैं, वो होते हैं अव्यय। ठीक है, अविकारी शब्द। वाच्य, वाच्य मतलब एक्टिव पैसिव जो होते हैं आपके, वो हैं जो यहां पर वाच्य। वाच्य से एक प्रश्न था। शब्द रचना से नील बटा सन्नाटा कोई प्रश्न नहीं था। हर शिफ्ट में रस से भी एक प्रश्न था, छंद से भी एक प्रश्न था, अलंकार से भी एक प्रश्न था, तत्सम तद्भव से भी एक प्रश्न यहां पर पूछा गया था, विलोम से एक प्रश्न पूछा गया था और पर्यायवाची में सामान्य देखा जा रहा था। कहीं एक प्रश्न या कहीं पर दो प्रश्न देखने को मिल रहे थे पर्यायवाची से। ठीक है, मैं एसएससी जीडी के लिए भी पढ़ा रहा हूं, तो आप उन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बेहतर क्लास है। अगर 20 क्वेश्चन पर्यायवाची के लिए जा रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आप कम से कम एक क्वेश्चन में ही 10 नए शब्दों को सीखेंगे और आपको बहुत अच्छी वोकेबलरी आपकी हो जाएगी। ठीक है, अनेकार्थी से भी एक प्रश्न था और आपके मुहावरे, लोकोक्ति से जो होते हैं, कहावत होती है, उससे एक प्रश्न था। साहित्य से 4 प्रश्न पूछे गए थे, परंतु एक बात मैं आपको बता दूं, ये 4 प्रश्न जो थे वो कैसे थे? आपसे रचना एवं रचनाकारों से प्रश्न पूछे गए थे, परंतु जो जेल वार्डर और आपका फायरमैन और घुड़सवार हॉर्स राइडर वाला पेपर हुआ था आपका, जो 5800 प्लस पोस्ट के आसपास था, उस एग्जाम में इतना भारी भरकम साहित्य पूछा गया था, आप यकीन नहीं कर सकते। पूरे YouTube पर किसी ने भी आपको एक क्रमवार तरीके से हिंदी साहित्य नहीं पढ़ाया, परंतु मैंने 23 वीडियो में, जिनकी ड्यूरेशन लगभग 20 से 30 मिनट है, ऐसी वीडियोस में आप लोगों को मैंने पूरा हिंदी साहित्य क्रम से पढ़ा रखा है। उसका लिंक मैं ऊपर दे दूंगा, आप जाकर के जरूर देखिएगा। बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं है मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, परंतु आप अगर करना चाहें तो इतने रुचिकर ढंग से उसको पढ़ाया गया है कि आप आराम से जाकर के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और गद्यांश से 5 प्रश्न थे ही, यानी कि अगर आप औसतन देखें तो साहित्य और गद्यांश से आपके 9 प्रश्न थे 37 प्रश्नों में से, तो एक बहुत बड़ा वेटेज गद्यांश का और साहित्य का है। तो आपको ये बात तो दिमाग में रख लेनी है कि गद्यांश का एक भी प्रश्न गलत नहीं होना है और साहित्य का एक प्रश्न गलत नहीं होना है। अगर आप इतना सोच रहे हैं तो अगर आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है तो सिलेक्शन होगा इन्हीं 9 प्रश्न, इन 2 टॉपिक्स की बदौलत। इन 2 टॉपिक्स को आप सबसे ज्यादा महत्ता दे करके चलेंगे। ठीक है, कहां पर ज्यादा ध्यान देना है वो चीज भी मैं बता रहा हूं। इन 2 टॉपिक्स पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, खूब इनकी दबा के प्रैक्टिस करनी है। यदि मेरा मौका लगा तो मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज की व्यवस्था भी करूंगा, बहुत ना के बराबर मूल्यों में। ठीक है, ऐसा पहले यूपीएसआई में हम लोगों ने किया था, 49 रुपीज में 40 टेस्ट थे, और वो सेक्शनल टेस्ट थे, 160 टेस्ट थे 49 रुपए में। किसी ने नहीं, कोई नहीं करता है इतना। ठीक है, राम जी की पाठशाला आपके लिए हमेशा तत्पर है, बस आप लोग सिलेक्शन लीजिए और राम जी की पाठशाला को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए और शेयर कीजिए। तो अगर बात करें इनके लेवल की, तो लेवल कुल मिला के इनका मॉडरेट था, है ना। आप इजी भी नहीं कह सकते, आप कठिन भी नहीं कह सकते। हर एक टॉपिक को मैं एक एक करके आपको पढ़ाऊंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, जीएस का भी मैं एनालिसिस दूंगा, मैथ का भी एनालिसिस दूंगा मैं, और आपका रीजनिंग का भी एनालिसिस मैं आपको जरूर दूंगा, और हिंदी और जीएस में आपको पढ़ाने वाला हूं, ये बात आप ध्यान रख लीजिए। बस 1-2 दिन में आपकी हिंदी क्लास भी चालू हो जाएगी। लेवल क्या है? मॉडरेट लेवल आपका पूरा का पूरा है, और इस लेवल को आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आप विषयों की गूढ़ता से परिचित हो, जब आपको विषयों की गूढ़ता पता हो, आप उनका कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे समझते हो, तब आप कर सकते हैं। और देखो, मैंने मतलब आपका वर्णमाला करा रखा है, मैंने विराम चिन्ह करवा रखे हैं, और मैंने आपका इसमें से क्या करवा रखा है, देखो यहाँ पे आपका उपसर्ग करवा रखा है, संधि करा रखा है, समास करा रखा है, रस करा रखे हैं, छंद करा रखे हैं, अलंकार करा रखे हैं, गद्यांश करा रखा है, साहित्य करा रखा है। ये मेजर टॉपिक मैंने करा रखे हैं। संज्ञा और सर्वनाम को भी मैंने करा रखा है, पर वो ऑब्जेक्टिव तरीके से करा रखा है, परंतु यहां पर हम आगे सब्जेक्टिव तरीके से करेंगे। तो अगर आप अभी और भी चीजें देखना चाहते हैं तो हिंदी की भी 20 से 25 वीडियोज हैं जो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक मैं यहां पर दे दूंगा, तो वो आप देख लीजिए। दोनों प्लेलिस्ट आप देख लीजिए, आपको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। ये तो था आपका पूरा का पूरा एग्जाम एनालिसिस। इन सारे के सारे टॉपिक्स को एनालिसिस करने के बाद मैं आपको यह बताऊंगा
कि आपको किस तरह से इनको करना है, तैयार करना है। ये हिंदी आप पूरे 37 में 37 कैसे प्रश्न सही कर सकते हैं, ये चीज़ भी मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना है और मैक्सिमम शेयर करना है, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।